नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम परासरण दाब के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम ये आम की क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के n/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यदि R बराबर 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो तो देखो ये हमने पढ़ा है। सबसे पहले हल करेंगे पाई V बराबर nRT। हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। T बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज करेंगे केल्विन में, चेंज इनटू केल्विन। तो इसमें सीधा 273 जोड़ देंगे। 27 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम बदलेंगे केल्विन। 27 प्लस 273 0 1 7 और 2 7 और 2 9 रे 10 की सूत्र सकी 1 और भी 2 रे ये हो गया 300 केल्विन। कितना हो गया बेटा? 300 केल्विन हो गया। और क्या दे रखा है भाई? हमें यहाँ मोल दे रखे हैं n बराबर, ये है n/10, ये हो जाएगा 1/10 मोल, वो भी 1 लीटर में, क्योंकि हमारे पास m क्या है? ये मोलरता है। क्या है भाई? m मोल। एक लीटर फिलिंग, अर्थात हमारे पास हो गया V बराबर 1 लीटर। R का मान हमें दे रखा है। ये सूत्र है भाई, हमें निकालना है पाई। ये हो जाएगा भाई nRT/V। सूत्र में रख देते हैं भाई मान। पाई बराबर n हमारे पास है 1/10। R का मान है 0.0821 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड T 300 केल्विन अपॉन V 1L। देखो भाई ये लीटर से लीटर कट गया है, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट गया है, और भाई ये है हमारे पास मोल, तो मोल से मोल इनवर्स कट गया है। केवल हमारे पास रह गया है बार, और कुछ भाई कट रहा है। वैसे हम काटना चाहें तो ये कट गया 0.0821 थर्ड। देखो भाई ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 8 तिया 24, ये हो जाएगा 2.463 हमारे पास बाहर रह रहा है
ये बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से इस अंक की क्वेश्चन को हम सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था पाई V बराबर nRT। पाई यहाँ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, V तन्यता है, N मोल है, R गैस स्थिरांक है और T क्या है, यहाँ टेम्परेचर है भाई। दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे भाई। इसके लिए इसको मैं साफ कर देता हूं। मैंने पीडीएफ बनाकर और डाल दी है, उसमें देख लेना। लगभग सभी क्वेश्चन उसमें हल किए गए हैं। हो सकता है संख्या चेंज हो, हालांकि मैं ध्यान रखूंगा कि संख्या भी चेंज न हो। एक प्रोटीन, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई। एक प्रोटीन के 0.21 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 कैलोरी पर इस विलयन का प्राशन दाब दे रखा है भाई पहले ही। पाई बराबर 257 गुणा 10 की पावर -3 बार। तो हमें मोलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डी ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है भाई, आयतन 0.21 लीटर है, वेट ऑफ बी 1.26 ग्राम, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो भाई हमें निकालना है मोलिकुलर वेट ऑफ बी। देखो हमारे पास सूत्र था पाई बराबर nRT अपॉन V। n में हमने रख दिया था पाई बराबर वेट ऑफ बी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ बी। V सॉल्यूशन RT। मोलिकुलर वेट निकालना है अपने को, इधर ले लेंगे mb बराबर वेट ऑफ b पाई RT अपॉन b सॉल्यूशन। रख दे नहीं मान। वेट ऑफ b 1.26 ग्राम, R 0.082 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बेटा हमने यदि यहाँ बार में मान दे रखा तो बार आ जाएगा और एटीएम में मान दे रखा तो एटीएम। पहले वाले क्वेश्चन में बेटा मैंने गलती से बार में निकाल दिया था, तो उसकी जगह यहाँ एटीएम दे रखा था, मैंने इसका ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बार बराबर एटीएम। ठीक है, मैंने इसका मान ले लिया है। हालांकि ये दे रखा था किसमें, बार में है, और ये वाला एटमॉस्फेयर में। दोनों समान ही है, केवल इकाई अलग है। तो उसमें आंसर में आप क्या लिख लेना बेटा, 2.463 एटमॉस्फेयर ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने नीचे वाले का लिया था मान, इसलिए ऐसा हो गया है। हालांकि वो भी आपका सही है, किसी भी प्रकार से हम उसको गलत नहीं मान सकते। मोल और ये टेम्परेचर है 300 केल्विन। पाई का मान हमें दे रखा है 2.57 गुणा 10 की पावर -3 बार। और V सॉल्यूशन है भाई 1 लीटर। जो कटता है उसको काट देते हैं बेटा, बार से बार कट गया है, केल्विन से केल्विन कट गया है,
लीटर से लीटर कट गया है, ग्राम प्रति मोल में आंसर आएगा। जो कटता उसको हम काट लेते हैं। ऐसे कैसे लिख लेते हैं, पहले 1.26 ग्राम 0.082 मोल इनवर्स 300 कैलोरी कट गया। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ 10 की पावर 3 अपॉन 2.57 और यहाँ बेटा आयतन हमने गलत लिख लिया है, यहाँ 21 आएगा भाई, 0.21 लीटर। अब इससे हम काट सकते हैं इसको, लीटर से लीटर कट गया था, 21 एकम 21 और 21 6 126 हो गए। ऊपर हमारे पास है भाई, सीधा आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा भाई 5631 ग्राम मोल इनवर्स। इस प्रकार से दोनों अंक के क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो बेटा बताइए आप। और आगे यदि हम टॉपिक भी तो भाई आगे विलयनों के आधार पर या परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे। यह अंक की क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेटा आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समप्रासारी विलयन, अर्थात आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, समप्रासारी विलयन। ये ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान होता है समप्रासारी विलयन कहलाते हैं। और समप्रासारी विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो ऐसे विलयन कहलाते हैं समप्रासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर 2 सॉल्यूशन, अर्थात 2 विलयन ऐसे होते हैं जिनका प्रासरण दाब क्या रहता है, समान रहता है।
एग्जाम्पल की बात करें 0.9 W/V प्रतिशत NaCl के जलीय विलयन का प्राशन दाब और रुधिर कोशिका का प्राशन दाब समप्रासारी विलयन है। अर्थात इस स्थिति में यदि हम किसी भी रुधिर कोशिका को इस विलयन में रखते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि दोनों तरफ समप्रासारी विलयन है। तो 0.9 W/V प्रतिशत NaCl का जलीय विलयन और रुधिर कोशिका आपस में क्या होते हैं, समप्रासारी होते हैं। दूसरा जो प्रकार है अति प्रासारी विलयन। अति प्रासारी विलयन की हम बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। और जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अति प्रासारी या हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं जिनमें एक विलयन अति प्रासारी होता है, या एक विलयन का प्राशन दाब है वो उच्च होता है। एक विलयन का प्राशन दाब उच्च होता है तो उसे कहते हैं अति प्रासारी विलयन। और इसमें क्या होगा, या तो अंतर प्राशन की क्रिया होनी चाहिए या बाह्य प्राशन की क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ बाह्य प्राशन की क्रिया होती है। कैसे भाई, उदाहरण के तौर पे हम लें, क्या होती है बाह्य प्राशन। कैसे भाई, 0.9 W/V ये सॉल्यूशन है हमारे पास प्रतिशत NaCl का सॉल्यूशन है। तो किसी रुधिर कोशिका को 0.9 W/V NaCl से अधिक सांद्रता पर या अधिक सांद्र NaCl के विलयन में रखा जाता है तो रुधिर कोशिका का जो आंतरिक द्रव्य होता है वो बाहर आ जाता है, अर्थात कोशिका का लयन हो जाता है, क्योंकि बाहर की सांद्रता क्या है इससे अधिक कर दी जाती है। तो ऐसा जो विलयन होगा अति प्रासारी विलयन होगा। अति प्रासारी से हमारा तात्पर्य है कि दो विलयनों में एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है, या जिसको कह सकते हैं जिसका प्राशन दाब क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से बाह्य प्राशन की क्रिया होती है। और हमने यहाँ उदाहरण लिया है कि किसी भी सामान्य रुधिर कोशिका को 0.9 W/V NaCl के विलयन से अधिक सांद्रता पर यदि रखा जाता है के विलयन में रखा जाता है, इससे अधिक सांद्रता वाले NaCl विलयन में रखा जाता है तो उसका लयन हो जाता है, अर्थात कोशिका द्रव है वो बाहर आ जाता है। तो ये कहलाएंगे अति प्रासारी विलयन, या यह अति प्रासारी विलयन कहलाता है। अब बात करेंगे तीसरा, अल्प प्रासारी। अल्प प्रासारी विलयन इंग्लिश में जिसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें भी भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है अल्प प्रासारी। इसमें दो जो विलयन है उनमें एक
का प्राशन दाब अल्प होता है, सांद्रता उसकी क्या होती है, कम होती है। ऐसे विलयनों में क्या होता है, यहाँ तो बाह्य प्राशन की क्रिया हो रही थी, यहाँ आंतरिक प्राशन की क्रिया होगी। तो ऐसे जो विलयन है वो क्या कहलाते हैं, हाइपोटोनिक या अल्प प्रासारी विलयन। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं बेटा कि जो रुधिर कोशिका है, क्या है भाई, रुधिर कोशिका, और 0.9 V प्रतिशत NaCl के जलीय विलयन से कम सांद्रता वाले NaCl विलयन के मध्य में रखा जाता है, के साथ रखा जाता है, तो क्या होता है, इस रुधिर कोशिका की सांद्रता है वो अधिक हो जाती है और प्राशन की क्रिया में निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पदार्थ का या अणु का गमन होता है। तो इसमें क्या होगा, कुछ समय के पश्चात रुधिर कोशिका वो फूल जाती है, अर्थात यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, आंतरिक प्राशन की क्रिया हो रही है। बाहर से नमक के सोल्यूशन का जल है वो कौन खेच रहा है भाई, रुधिर कोशिका, इसको कहते हैं अंत्य प्राशन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार का सोल्यूशन वो कैसा कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।